यस स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर, ओके सर, चलो स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शालिनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, तो बेसिकली कंपनी लॉ क्लास है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर आज का कॉर्पोरेट लॉ। तो सर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ में हम लोग बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं सर सेक्शन, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो हम लोग सेक्शन 43 से लेके 72 का जो एरिया है वो कवर अप कर रहे हैं। तो इसके अंदर आज क्या करने वाले हैं, सेक्शन 43 से 72 ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आज का डिस्कशन क्या होने वाला है। सर ये सेक्शन मेनली शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड है, मेनली शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड है। तो शेयर कैपिटल या कंपनी का जो शेयर मार्केट रिलेटेड जो लॉ है, बेसिकली शेयर कैपिटल रिलेटेड, मेनली वही सब डिस्कशन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कवर अप हो जाता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर, वो तो पता चल ही गया आप लोगों को, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, इस सेक्शंस वगैरह के अंदर आप लोगों ने इतना तो समझ ही गए कि कंपनी में शेयर कैपिटल का क्या रोल प्ले है, कितना टाइप का शेयर कैपिटल होते हैं, है ना, शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स कैसे जनरेट होता है ना। तो कितना तरह का अलग अलग वोटिंग राइट्स भी होता है ना। शेयर मार्केट में किस तरह का राइट के बेसिस में शेयर इशू किया जाता है एज पर दी वोटिंग राइट। आपने देखा होगा ऑर्डिनरी शेयर एंड डीवीआर के केस में मैंने टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल भी लिया था। तो कहीं ना कहीं देखते देखते काफी कुछ हो गया है सर। फिर वोटिंग राइट्स के ऊपर तो बात कर ही लिया था, फिर धीरे धीरे आपको मैंने बचपन वाला बात याद दिलाया। बचपन वाला बात मैंने, आप लोग जब क्लास 12 में पढ़ते थे शायद, उस टाइम पे कंपनी अकाउंट जब पहली पहली बार मुलाकात हुआ था किसके साथ, कंपनी अकाउंट्स के साथ, तब आप लोग ये सब अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री करते थे, है ना, कि आपने कंपनी ने कॉल किया, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पैसा दिया, कॉल्स इन एडवांस हुआ, है ना, प्रीमियम रिसीव किया कंपनी ने, तो उसका क्या करेगा। तो ये सारा खेल ना सेक्शन 52 55 के अंदर प्रीमियम का क्या करना है, डिस्काउंट में क्या होता है नहीं होता है, ये सब भी मैंने लास्ट दिन आपको बताया। तो देखते देखते बहुत कुछ कर दिया। लास्ट दिन हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स पे डिटेल्स चर्चा की है, सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, कौन इशू कर सकता है, किसके पास स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने का क्या पावर है। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर जिनको इशू किया जाता है मैंने पसीना का शेयर। ठीक है, आप कंपनी के लिए पसीना बहाओगे, बदल में कंपनी आपके नाम पे कंपनी का शेयर इशू करेगा। और ये बेसिकली एक एम्प्लॉय को बूस्ट कर देते हैं, मोरल को, और वो कंपनी के लिए और मेहनत करता है। सर बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, कंपनी कैसे चलता है ना, एक बिजनेस, बड़ा से बड़ा बिजनेस, एक बड़ा से बड़ा कंपनी किस तरह से गो चल रहा है, रनिंग कैसे हो रहा है, इसका पूरा आइडिया आपको लॉ से पता चल जाता है। जैसे आजकल कुछ न्यू बिजनेस मॉडल है, मैंने तरीका बदल गया है सर। पहले जमाने में ऐसा होता था कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, आपके पास पैसा है, आप लोगों को अपने बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय सैलरीड दे के, सैलरीड पर्सन के तौर पे ट्रीट करो, उसको सैलरी में रखो। आज भी होता है, बट ऑब्वियसली ये थोड़ी ना बंद हो जाएगा, माने ये ट्रेडिशन चलेगा। बट पॉइंट इज दैट आजकल न्यू बिजनेस मॉडल थोड़ा बदल गया है। जैसे आजकल तो कुछ ऐसे ऐसे शेयर, मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज आते हैं जो टॉप लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, वो कंपनी में पहले ना आता ही है इंटरव्यू देने के लिए, जॉब सीकर्स के तो रोल प्ले करने के लिए। जॉब सीकर्स माने जो बेसिकली क्वालिफिकेशंस लिया है, लाइक
कोई मानो IIT पास किया है, ठीक है, कोई मानो IIM पास किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या CMA करके आया है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ के आया है, बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज है, तो कंपनी में जॉब सीकर्स के रोल प्ले करने के लिए इंटरव्यू के लिए ही आया है, तो कंपनी उसको उसके नॉलेज देख के रिक्रूट करता है। फिर कुछ दिन बाद या उसी टाइम पे कुछ ऐसे भी सेटलमेंट होते हैं कि भाई हमें ना सैलरी मत दो, अगर कंपनी अच्छा करेगा तो हमें कंपनी का शेयर दे दो, और बेसिकली वो चैलेंज के तौर पे इसको लेता है और कंपनी को एक चैलेंजिंग सिचुएशन से निकालते हैं और प्रॉफिटेबल बनाते हैं और बदले में कंपनी का शेयर होल्डिंग लेते हैं। ये बहुत वेरी इंटरेस्टिंग खेल है, और ये जो कुछ भी करता है कंपनी लॉ के बल पे करता है। कॉर्पोरेट लॉ उनको इस तरह का सिचुएशंस होने देता है, और ये स्पेशली स्टार्टअप सिस्टम पे, स्टार्टअप बने क्योंकि आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बन रहा है, और इसमें न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू में ना 10 लोगों को अगर 50,000 करके पे करने बोला जाए तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि नहीं, अगर मैं कंपनी में काम करूंगा, हमको सैलरी नहीं देना है, बट बिजनेस चलेगा तो मेरे को शेयर होल्डिंग चाहिए। अगर कल बिजनेस 1 करोड़ कमाता है तो बदले में मेरे को 20% चाहिए, या बदले में मेरे को 10% चाहिए, वो क्लेम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और इस तरह का सेटलमेंट में न्यू जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर है या प्रोमोटर है वो भी राजी हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप भारत पे का अस्टेट ग्रोवर को देख सकते हो, या फिर आप बोट का जो ओनर है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है साहब, क्या नाम है उनका, अमन गुप्ता जी, है ना, आप लोग जानते हो, सब रोल मॉडल है आज के जमाने में। हाँ सर, नाम तो सुना ही होगा, अस्टेट ग्रोवर, अमन गुप्ता। हेलो, अरे हाँ या ना? नाम नहीं सुना है सर? सुना होगा। ऐसे आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो सर? हैं। ओके सर। Yes. तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं बेसिकली यही कहना चाहता कि आजकल सिचुएशंस बदल गया है, कंपनी एम्प्लॉय को भी पहले उसको एम्प्लॉयमेंट करते हैं, फिर उसको शेयर होल्डर बना ले रहे हैं, तो वो भी स्वेट इक्विटी शेयर का भी इशू वहां पर भी काम हो सकता है। तो ये डिस्कशन मैंने लास्ट वीक कर लिया था आप लोगों से, फिर प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी चर्चा कर लिया था। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बहुत बार मैंने चर्चा किया, आज और नहीं करूंगा सर। तो फिर आज क्या चर्चा करोगे सर? आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, आप शेयर बोलो या शेयर की जगह सिक्योरिटी बोलो, है ना। बेसिकली इस पूरा खेल को क्या कहा जाता है, ये पूरा मार्केट को सिक्योरिटी मार्केट कहा जाता है ना सर। ये जो कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस मार्केट स्ट्रक्चर का क्या नाम है? सिक्योरिटी मार्केट, जिसके अंदर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज बता रहा था। तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड दी अलाइड प्रोविजंस, जो बेसिकली सेक्शन 56 से 59 तक का एरिया कवर करता है। माने कंपनीज एक्ट शेयर ट्रांसफर के बारे में और शेयर ट्रांसमिशन के बारे में क्या बोला है, कि आपके पास जो शेयर आज है आप किस तरह से उसको ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। या फिर आप मानो किसी कंपनी का ओनर हो, आप अपना कंपनी का शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो कंपनीज इसके बारे में आपको क्या बताना चाहता है, तो इसको ना पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताते हैं, फिर सेक्शन वाइज देख लेते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है, क्या फॉर्म का जरूरत होता है, ठीक है। शेयर ट्रांसफर जैसे लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, उसी तरह का आज मेरे नाम पे शेयर है, कल आपके नाम पे होगा, तो कैसे होगा, किस तरह से होगा? तो अगर आपके पास बहुत सारा शेयर्स है, आप चाहते हो कि आप अपना शेयर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, या फिर घर के किसी दूसरे सदस्यों को, आप मेंबर्स को आप कहना चाहते हो कि भाई इतना शेयर मेरे नाम पे है, इसको मैं ट्रांसफर करके तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और मेरा शेयर भी काफी कैपिटल गेन सिचुएशंस में है, मतलब आज बिकेंगे तो 10 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। बिल्कुल सर, एकदम ऐसा होता है, आप लोगों को मैं बहुत प्रमाण दिया, है ना, ऐसा बिल्कुल होता है और हो भी रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में शेयर ट्रांसफर कैसे होगा, सर्टिफिकेट डिलीवरी कैसे होगा, इसका भी तो नियम फॉलो करना है, कुछ तो
रूल के हिसाब से चलना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब चलो कर देते हैं, ऐसे थोड़ी है। हर चीज को एक रूल के बेसिस में, तो कंट्री में ऐसा रूल भी होना चाहिए जो फाइनेंशियल सेक्टर्स को एक सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए या मेंटेन करने में हेल्प करे। तो बेसिकली यही एरिया है सर, यही एरिया है जो आपको शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। चलो मैं ऐसे ही रैंडम पिक किया, जैसे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिजीज्ड पर्सन, ठीक है, जिनका डेथ हो गया है इस तरह का। तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डिजीज्ड पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी के डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से उनका शेयर को ट्रांसफर करेगा, तो इसके बारे में भी सेक्शन कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है। ऐसे आप लोगों का डीमैट अकाउंट होता है आजकल, आप लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है ना, अब सबका डीमैट अकाउंट है, ठीक है। अगर नहीं है तो बना लो सर, डीमैट आज के डेट में होना चाहिए। और शेयर डिवेंचर के लिए बहुत ज़रूरी है अकाउंट ओपन करना। अगर खुद से नहीं होता है मेरे को बोलो, मैं बता दूंगा, ठीक है। शेयर मार्केट करो ना करो, पर शेयर मार्केट के बारे में जानो सर, बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, ये सब आप लोगों का एरिया है सर, काम का एरिया है। तो जितना हैंड टू हैंड आप लोग उसके साथ रहोगे ना, ट्रेनिंग रहेगा आपका, आपको कंपनी लॉ वगैरह सब समझने में बड़ा इजी इजी फील आएगा, ठीक है। आप अगर ये सब से भागोगे तो मुश्किल होगा। भले ही शेयर मार्केट के बारे में आपके मन में या आपकी फैमिली लोग कुछ गलत सोचता है, ठीक है, उनको लगता है नहीं जुआ है, सब पैसा डूब जाएगा, ये मार्केट में इस तरह का कहानी है सर, ठीक है। तो कुछ लोग सच में डुबाते हैं लेकिन वो एक्चुअली क्यों डुबाते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं, दूसरों के दिमाग से खेलता है। तो जब बेसिकली मार्केट है, बिजनेस करना है, स्टॉक मार्केट बिजनेस है सर, तो बिजनेस अपने दिमाग से करोगे कि दूसरों के दिमाग से करोगे। अगर आपको मानो समझ में आता है ग्रोसरी, आपको कोई बोलता है तुम बेचो जूता, ठीक है, तो जिसको ग्रोसरी समझ में आता है वो जूता कैसे बेचेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी को समझ में आता है रेस्टोरेंट चलाना, उसको अगर कोई बोल दे कि भाई तुम कुछ और बिजनेस कर लो, ठीक है, तुम मिठाई का दुकान खोल लो। तो पॉइंट यही है ना कि तुम अपने दिमाग लगा के करोगे तो फिर अपना दिमाग हमेशा काम आता है सर। तो इसीलिए मार्केट के बारे में बिना जाने, बिना नॉलेज का अगर कोई मार्केट में जाएगा तो उसका पैसा डूबेगा ही ना सर। जस्ट बिकॉज कि किसी ने कह दिया कि भाई मैंने तो 5 लाख लगाया था और ये 10 लाख हो गया ठीक है, या 50 लाख हो गया, तो किसी ने बोल दिया, आपने भी मान लिया और आपने भी दे दिया। तो फिर और फिर बाद में जब डूबा तो फिर आप दुनिया को चिल्ला रहे हो कि मेरा पैसा डूब गया। अरे डुबाना होता खुद डुबाते, अपना नैया खुद डुबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों के कहने पे डुबाया और फिर मार्केट में उसके बारे में एक गलत परसेप्शन बना लिया। तो ऐसा नहीं करना है, सीखो जानो फिर जाके कुछ करना है करो, ठीक है सर। करेंटली मैं आपको शेयर मार्केट में आने के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जितना आप ये सब चीजों के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना मार्केट, इकोनॉमी, लॉ को समझने में सुविधा होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ट्रांसफर के बारे में है। रिचर्ड डैनियल आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है कि आप किसी का, बंगाली में बोलते हैं उत्तरसूरी, उत्तरसूरी समझते हो, उत्तरसूरी माने माने मैं इन्हीं के इनका ही बेटा हूँ या इनका ही बेटी हूँ, ठीक है, इनके बाद इनका जो भी है प्रॉपर्टी वो मेरा है, ठीक है, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, समझ रहे हो सर। तो रिचर्ड डैनियल आफ्टर हैविंग ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह होता है उनके पास जाके लेना पड़ता है, ठीक है। तो आफ्टर हैविंग ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट सक्सीडेड टू 7,000 शेयर्स of 100 each allotted to her late father Alexander Daniel, समझ रहे हो सर। उसका लेट फादर अलेक्जेंडर डैनियल, उनके नाम पे 7,000 शेयर था, 100 टका करके, ठीक है। तो 7,000 शेयर 100 टका करके कितना होता है सर, 100 रुपीज करके, वैल्यूएशन 70 लाख ना, या 7 लाख, हाँ सर कितना हो रहा है, 7 लाख। 7 लाख, ठीक है।
आजकल जीरो का काउंटिंग भी मेरा गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं सर, सारा दिन बकते बकते माथा खराब हो गया है। ओके देखो, तो 7,000 शेयर्स 100 रुपीज करके 7 लाख वैल्यूएशन है। तो ये उसके पापा के नाम पे था, पापा तो चले गए, ठीक है। अच्छा नॉमिनी करके गए तो फिर बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए नॉमिनी करना पड़ता है। बैंक में भी नॉमिनी होता है ना, ऐसे शेयर मार्केट में भी नॉमिनी होता है। आपका वैल्यूएबल शेयर है, आप है या नहीं है, आप डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद ना आप चुपचाप अपना अकाउंट का डिटेल्स नॉमिनी कर दो। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है या घर पे किसी का है, अब उनको बोलो नॉमिनी करने के लिए, नॉमिनी ऐड कर देंगे तो लीगल प्रॉब्लम से मैंने थोड़ा सा इजीनेस आता है, नहीं तो बहुत झमेला होता है प्रूव करना, ठीक है। फिर ये जमा करो वो जमा करो, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, ठीक है, तब जाके मिलता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर पॉइंट वही दिया है सर कि टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ हर कजिन, ठीक है। तो क्या हुआ सर, Richard Daniel, after having obtained succession certificate, succeeded to 7,000 shares of 100 each allotted to her late father, Alexander Daniel, by Speed Software Limited. Okay, ये company है. To pay off the debt of her cousin Stacey, she wants to transfer whole of the 7,000 shares to her on the basis of a duly stamped instrument of transfer. तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिचा क्या चाहते हैं कि उसका कजिन से उन्होंने उधार लिया था, ठीक है, तो उसको पे ऑफ करना चाहता है। समझ रहे हो सर, रिचा उनके पापा से उनको जो शेयर का वैल्यूएशन मिला है मतलब सक्सेशन पे, ठीक है, वो अपने कजिन को देना चाहता है क्योंकि वो उनसे उधार लिया था। He wants to transfer whole of 7,000 shares to her on the basis of a duly stamped instrument of transfer, माने basically stamp paper के थ्रू से, which has been signed by her as well as Stacey, ठीक है। Accordingly, she has delivered the required documents to the company for transfer of shares. In terms of section 56 subsection 5, the company on receipt of duly stamped instrument of transfer along with requisite shares, certificates and succession certificate shall transfer the shares in favor of Stacey. Thus, इसीलिए even though Richard Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, is not a holder of 7,000 shares, है ना, रिचर्ड डैनियल क्या होल्डर था? नहीं था। होल्डर कौन था? अलेक्जेंडर डैनियल, है ना, बाप थे सर, उनका पापा, ठीक है। तो बाप ने बेटी को ट्रांसफर नहीं किया था, लेकिन बाप के गुजरने के बाद, सर डोंट टेक इट इन अ बैड वे, पापा के गुजरने के बाद बेटी अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट के बल पे कि मैं ही उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो कंपनी ने क्या किया, स्टैम्प ड्यूटी के थ्रू से, स्टैम्प पेपर के थ्रू से, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से सेम शेयर को अलेक्जेंडर डैनियल से उसके कजिन स्टेल्सली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, स्टेल्सली के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। In terms of section 56 subsection 5, the company on receipt of duly stamped instrument of transfer along with requisite share certificate जो अलेक्जेंडर डैनियल के नाम पे है एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट जो कि रिचर्ड डैनियल वो अपने बाप का बेटी है, ये प्रूव करता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, प्रूव करना पड़ता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ये आपका कौन लगता है, मुंह में बोलने से नहीं आज, या फिर डीएनए टेस्ट करने नहीं भेजेगा, बहुत महंगा होता है सर, ठीक है, कि डीएनए टेस्ट करके देख लो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, तो shall transfer the share in favor of Stacey. Thus, even though Richard Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, is not a holder of 7,000 shares as per the register of members of the company, the transfer effected by her in favor of her cousin Stacey is a valid transfer as if she had been the holder of shares at the time of executing the transfer date. यानी ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जब ट्रांसफर हो रहा है तब उसका होल्डर रिचर्ड डैनियल बन गया, क्योंकि वो उसके पापा का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि उसके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है। वेरी सिंपल। या फिर ऐसा भी हो सकता था, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी अपनाया जा सकता था शेयर ट्रांसफर करने का। क्या ऑल्टरनेटिव तरीका हो सकता था? ऑल्टरनेटिवली रिचर्ड डैनियल क्या कर सकता था, रिचर्ड डैनियल में चूज टू गेट हरसेल्फ रजिस्टर्ड एज होल्डर, ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करके, अगर पब्लिक कंपनी होता तो डीमैट जरूरी है, प्राइवेट के लिए डीमैट इज नॉट मैंडेटरी। रिचा क्या करता, choose to get herself registered as holder of 7,000 shares, in which case she will make an application to Speed Software Limited। वो Speed Software Limited को एक एप्लीकेशन देता कि भाई
मेरे नाम पे एक अकाउंट ओपन कर दो और शेयर को मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। एंड उस एप्लीकेशन के साथ वो क्या देता, शेयर सर्टिफिकेट देता पापा का, और उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट कि वही अपने पापा का परी है। हेलो, वो अपना पापा का परी है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट पे दिखा देता। पापा का परी समझते हो ना? अरे बेटी रे बाबा, देर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करने का जरूरत नहीं है, या फिर ट्रांसफर डीड का जरूरत नहीं है इन सच ए केस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, देर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफर डीड इन सच केस ऑफ ट्रांसमिशन, बिकॉज ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये ट्रांसमिशन हो रहा है ना? पापा का चीज बेटी को मिल रहा है, दिस इज द ट्रांसमिशन। ट्रांसफर कब हो रहा है? जब ये कंप्लीटली पार्टी चेंज हो रहा है। दिस इज सो बिकॉज ट्रांसफर डीड कैन नॉट बी साइंड बाय द डिजीज्ड पर्सन एज ट्रांसफरर, है ना? ट्रांसफर डीड तो क्या बोलते हैं इसको, माने इनका पापा अलेक्जेंडर डैनियल थोड़ी ना साइन कर पा रहे हैं। अलेक्जेंडर डैनियल साइन थोड़ी ना कर पा रहे कि मैं अपने बेटी को देके जा रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। उनके जाने के बाद वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू से ले रहा है। तो दिस इज ट्रांसमिशन। और ट्रांसफर जब होता है तो साइन करना पड़ता है जो ट्रांसफरर होता है। आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बीच में। ऐसे मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूं, रुक जाओ सर, लेकिन मैं आपको पहले ही एक एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है जो रियल सिचुएशंस में होता है। On receipt of these documents, the company will scrutinize them, and if found in order, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, it shall proceed to enter the name of Richard Daniel in the register of members. उनके पापा का नाम हट जाएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर का नाम हट के उसमें रिचा का नाम आ जाएगा। Consequently, the name of the deceased person, that is Alexander Daniel, shall be deleted, and further new share certificate will be issued in the name of Richard Daniel, the legal representative of Alexander Daniel. हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हाँ ना, थोड़ा बोलिएगा सर। समझ आए तो भी बोलिए, ना आए तो भी बोलिए कि हम लोग क्या समझना चाहते हैं, या फिर ये जो सेक्शन 56 या 59 का एरिया जो है, 56 टू 59, ये क्या एरिया कवर करता है? Yes, sir. ओके ना? तो सब कुछ प्रावधान है, प्रोविजंस इज देयर। ठीक है, आपको बस जानना है एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, आपको जानना है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी बिल्कुल जानना है। आप जानोगे तो जरूरत में करना क्या है वो भी पता लग जाएगा। पहले ये तो पता कर लो होता है कि नहीं, है ना? जब हम लोग लॉयर के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो पहले जाके लॉयर को यही पूछते हैं ना कि पहले बता दो लॉयर साहब कि संभव है कि नहीं, इज इट पॉसिबल। तो आप लोग एक कंपनी लॉयर बनोगे आगे जाके, या फिर कंपनी का लीगल प्रॉब्लम में कंपनी को सजेशन दोगे, एडवाइस करोगे, सो कंपनी आप पे भरोसा करेगा कि भाई आप तो डिग्री भी लेके आए हो तो नॉलेज तो बनता है, और बिना नॉलेज का डिग्री का क्या करोगे सर? तो इसीलिए कौन सा फॉर्म लगेगा, कहाँ अप्लाई करना होगा, ये तो पता लग ही जाएगा। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि होता है क्या, क्या वास्तव में इसका कोई सोल्यूशन है क्या। तो ये लॉ पढ़ने से समझ में आता है कि संभव है, किस सेक्शन के तहत संभव है, कंपनी को क्या करना चाहिए, कोई फ्रॉड आदमी अगर आ जाए बीच में तो क्या होगा। सारा खेल आपको इस टॉपिक के अंदर बताया जाएगा। कभी कभी ना कुछ लोग गलत तरीके से, अब देखो ना, लॉ को कैसे पता चलेगा कि रिचा डैनियली उसका बेटी है? अगर उसने किसी तरह से फ्रॉड करके अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आया तो रिचा डैनियल की जगह कोई एनीवन एल्स, समथिंग या समवन XYZ आके बोलता है कि मैं ही रिचा डैनियल हूं, ये मेरा सक्सेशन सर्टिफिकेट है, अलेक्जेंडर डैनियल मेरा पापा है, फिर कंपनी तो फंस जाएगा। हाँ सर, उसका भी प्रावधान है, उसका भी प्रोविजंस है। इसे कहते हैं फॉर्ज ट्रांसफर, फॉर्जरी बोलते हैं इसको, इलीगल है सर। अगर होता है ना, अगर कंपनी की गलती से होता है
तो कंपनी को भुगतान करना पड़ता है, और जो बंदा इस काम को करता है कि वो गलत तरीके से अपने आप को, इसको बोलते हैं पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डिंग, कि जो मेरा नहीं है उसको अपना बताना, उसको पर्सोनेशन कहते हैं। जो आपका है नहीं, आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हो आपका है? माने बेसिकली आप गलत तरीके से क्लेम करना चाहते हो, इसको बोलते हैं पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। सेक्शन 57 में डील करेंगे इसको। रुक जाइए सर। और अगर आपको किसी चीज के अगेंस्ट में रिफ्यूजल करना है तो आप 58 के तहत कर सकते हो। तो ये पूरा लॉ जो है आज का, ये पूरा शेयर ट्रांसफर को लेके है कि मेरा शेयर, मेरा पापा का शेयर, मेरा दादाजी के नाम पे शेयर, ठीक है, या फिर मैं किसी को देना चाहता हूँ, या दादाजी का शेयर किसी के पापा को मिलेगा कैसे, पापा का शेयर उसका बेटा को कैसे मिलेगा, ठीक है, बेटा का शेयर उसका बेटा को कैसे मिलेगा, अगर नॉमिनी नहीं है तो। नॉमिनी है तो इजी है, नॉमिनेशन है ना किसी के नाम पे तो इजी है, वो इजीली हो जाएगा। ये सब मैटर बहुत ही स्ट्रिक्ट है सर आज के डेट में, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि कंपनी के नाम पे ना प्रॉब्लम होता है, और कंपनी ये सब प्रॉब्लम झेलना नहीं चाहता। कंपनी नहीं चाहता है कि उनके अगेंस्ट में कोई बैड रिपोर्ट आए, और देश में भी ये मैंने क्या बोलते हैं सर, करप्टेड इमेज बना देगा कि देखो भाई शेयर था मेरे नाम पे, मेरे को मिल नहीं रहा है। अगर किसी को अपना शेयर नहीं मिला, चाहे वो 7,000 का हो, चाहे 7 लाख का हो, या 7 करोड़ का हो, पैसा है ना सर, सेंसिटिव मैटर है, तो इसका प्रॉपर लॉ रिलेटेड प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर लीगल प्रोटेक्शन ठीक ठाक होता है तो दुनिया को ताकत मिलता है, साहस मिलता है कि चलो ठीक है, देश का लॉ जो है काफी अच्छा है, आम आदमी के बारे में सोचा जाता है, आम आदमी को धोखा नहीं मिलता। अगर आम आदमी को धोखा मिलेगा ना, उसके साथ अगर 420 होगा या किसी तरह से फ्रॉड होगा, तो फिर आम आदमी शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में रुचि गवा देगा। अभी भी लोगों को रुचि नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं है, लोग समझते नहीं है। ये आप लोगों का, हमारे जैसे लोगों का काम है सर, दुनिया को बताए, ठीक है, दुनिया को माने अपने आसपास के लोगों को, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, कि पढ़ो सर, ठीक है, डिग्री मिले ना मिले, सीए बनो ना बनो, ठीक है, मतलब हर कोई तो सीए बनने नहीं आएगा आप लोगों की तरह, या सीएस बनने नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बोलेगा हमें तो लूट लिया अपनों ने, ठीक है। अरे भाई लूटेगा कैसे, अगर आपको ज्ञान है तो। हमें तो फिर गाना गाना है बॉलीवुड मूवीज की तरह, हमें तो लूट लिया, ऐसे लूट लेता है वो अलग बात है, जब लूट हो जाता है तब और क्या किया जाए, तब रोया जाए, पता नहीं सर क्या किया जाए। तो चलो ठीक है सर, आप ना फालतू का बात बहुत करते हो, पढ़ाते कम हो सर, क्या करे, लीगल मैटर है, सिर्फ किताबी बात करूंगा ना अभी सो जाओगे। अच्छा देखो, मैंने कोशिश किया थोड़ा इजी लैंग्वेज में इस मैटर को थोड़ा रेडी करने का, आप लोग मेरे से कलेक्ट कर लेना नोट्स, ठीक है। शेयर ट्रांसफर प्रोसीडियर मतलब बेसिकली समरी भी है ये, ठीक है, और थोड़ा इजी भी है। तो चलो मैं बता देता हूँ एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन सिचुएशंस में लीगल तरीके से लिखना, सेक्शन मेंशन करना, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए थोड़ा इजी लैंग्वेज मैं कोशिश कर रहा हूँ सर आप लोगों को हमेशा बताने का और देने का। जैसे शेयर ट्रांसफर क्या होता है, an important characteristic of a company is that its shares are transferable। कंपनी का सबसे बड़ा कैरेक्टर यही हुआ है कि कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। आज जो मिस्टर ए का है कल वो मिस्टर बी का हो जाएगा, या फिर मिस्टर सी का हो जाएगा, या फिर मिस ए का शेयर मिस बी का हो जाएगा, या मिसेस सी का हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। शेयर्स और डिवेंचर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर या डिवेंचर जो होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। मूवेबल माने वही आज जो मेरा है कल वो तेरा है, ठीक है। सर ये क्या बात है, हाँ सर, जो ट्रांसफर होता है वो वही ऐसा ही है ना, मूव कर रहा है, जो आज मेरा है वो कल तेरा भी हो सकता है, इसलिए इसलिए क्या है, इसलिए ज्यादा घमंड ना कर। दे आर द ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी का जो
आर्टिकल होता है ना, उसमें लिखा भी रहता है कि शेयर ट्रांसफर हो सकता है। स्पेशली द शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए पब्लिक कंपनी, अगर वो शेयर पब्लिक कंपनी का शेयर हो, माने जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है स्पेशली, ठीक है, या फिर पब्लिक कंपनी है माने जिसमें पब्लिक का शेयर पैसा इन्वॉल्व है। स्टॉक मार्केट भी पब्लिक लिस्टेड होता है, और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, या फिर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है ऐसा भी पब्लिक कंपनीज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पब्लिक कंपनी हो तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, बट माने जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज, हर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी होता है, बट क्या वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? इन ऑल केसेस नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो, द शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए पब्लिक कंपनी इजीली ट्रांसफरेबल है। द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज इज पॉसिबल थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके, अरेंजमेंट करके शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, वही रुचि है ना, डैनियल, रिचा डैनियल, सॉरी रुचि नहीं, रिचा डैनियल का और उसके पापा का, और रिचा डैनियल अपने कजिन को शेयर ट्रांसफर कर रहा था। अभी अभी वही एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे। तो एग्जैक्टली एग्जांपल आपको हेल्प कर दिया स्टार्टिंग में, एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में एक हेल्प कर दिया कि अच्छा हम लोग ये पढ़ रहे हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को मैं लॉ पढ़ाता हूँ, प्रोविजंस बताता हूँ, फिर जाके केस स्टडीज या क्वेश्चन बोलता हूँ। बट आज थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, आज मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल पढ़ा दिया। सर मैंने पहले से सोच के आया था, नहीं सर ऐसा तो उतना सोचता नहीं हूँ, बोल देता हूँ बस। तो मुझे लगा कि एक बोल देना चाहिए तो बोल दिया। जो भी हो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। नहीं समझ में आए तो पूछना सर, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा इजी टू इजी वे में बताने का, ठीक है, बस यही तो काम है। अच्छा, an important characteristic ये कंपनी का है कि शेयर ट्रांसफरेबल है। The transfer of securities is possible through any contract or arrangement between 2 or more persons. The provisions of Companies Act deals with the transfer and transmission of shares. जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ कि कंपनीज एक्ट जो है वही बेसिकली शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करता है। प्रोविजंस माने बेसिकली क्या, लॉ या रूल्स रेगुलेशंस। Transmission of securities means loss of title on these securities due to death, succession, inheritance, है ना। ट्रांसफर माने जब किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, आपके पास है, आप किसी को दे रहे हो, है ना। लेकिन ट्रांसमिशन कब हो जाता है? बहुत सिंपल बात है सर, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का बेसिक डिफरेंस आपको अभी बताया कि रिचा डैनियल से जब अलेक्जेंडर डैनियल को शेयर दिया, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी गलत बोल दिया सर, अलेक्जेंडर डैनियल का शेयर जब रिचा डैनियल के नाम पे रजिस्टर हो गया, इसको ट्रांसफर बोला जाए कि ट्रांसमिशन बोला जाए? ट्रांसमिशन। थैंक यू सर, इसे ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है, इसे ट्रांसफर नहीं कहते, क्योंकि ये अपने ही बीच में चल रहा है। बेसिकली ये तब होता है जब टाइटल लॉस हो जाता है, इंसान ही नहीं है तो उसके नाम का शेयर का क्या करे, तो तब किसी को सक्सेशन पे मिल जाता है, इनहेरिटेंस में मिल जाता है। बैंकरप्सी के केस में भी होता है। बैंकरप्सी में क्या होता है, जैसे मानो एग्जांपल ले रहा हूं, अलेक्जेंडर डैनियल का मार्केट में लोन था और वो लोन नहीं रिपे कर पाया, तो अलेक्जेंडर डैनियल का लोन रिपे नहीं ना करके चला गया था, तो 7 लाख का शेयर उसके नाम पे है। तो कोई बैंक वगैरह है जिनसे वो उन्होंने लोन लिया था, तो वो क्लेम कर रहा है, और कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, बैंकरप्सी कोर्ट ने, जहां पर बैंकरप्सी का केस चल रहा था। बैंकरप्सी मैंने दिवालिया, ठीक है, बंदा अपना काफी जगह से लोन लिया था, रिपे नहीं कर पाया, तो नॉर्मल सी बात है कि वो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर बैंक या फिर जिन्होंने क्रेडिटर, जिन्होंने भी डैनियल से, अलेक्जेंडर डैनियल से पैसा पाना था, वो केस फाइल करेगा, और फिर अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो ये 7 लाख तो उनका अधिकार आ जाएगा। तब क्या किया जाएगा, अलेक्जेंडर डैनियल से 7 लाख वैल्यूएशन
उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से अलेक्जेंडर डैनियल ने लोन लिया था उनको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ये भी ट्रांसफर नहीं है, ये भी ट्रांसमिशन है, ठीक है। या फिर मॉर्गेज रखा था उन्होंने, ठीक है, कि भाई अगर मैंने लोन नहीं दे पाया तो मेरा शेयर आपका हो जाएगा, ये मॉर्गेज पेपर भी रखा था, तो ये भी ट्रांसमिशन के केस पे काम करेगा। तो ये बेसिकली ट्रांसफर नहीं है, इट इज इन शॉर्ट इट इज अदर समथिंग अदर देन ट्रांसफर। ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में यही मेन फर्क होता है। नाउ शेयर ट्रांसफर का बेसिक मतलब बता देते हैं आपको, ऐसे ऑलरेडी आप समझ गए, फिर भी क्या है ना, कभी कभी सिंपल लैंग्वेज बड़ा मन को छू लेता है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस द वॉलंटरी voluntary handing over the rights and possibly the duties of a company member, the duties of a company member as represented in a share of the company. The rights and duties of share transfer happen from a shareholder who wishes to not be a member of the company anymore to a person who wishes to becoming a member. सर आपने बोला इजी लैंग्वेज, ये तो कठिन लग रहा है। अरे नहीं सर, कठिन नहीं है। मैंने आप लोगों को मैं क्या बताऊं, माने आप पहले कंपनी का शेयर होल्डर थे, बट आजकल आपको लग रहा है कि मुझे कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहना है, मैं छोड़ के जाना चाहूंगा, तो कोई न्यू मेंबर उस शेयर को खरीदना चाहेगा, है ना। तो या फिर खरीदने के लिए भी आ सकता है, या फिर ऐसे मानो खरीदने नहीं आ रहा है, वो बेसिकली ट्रांसफर हो जा रहा है। आज जो मेरा था कल वो किसी और के नाम पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो बेसिकली यही बात कर रहा है सर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस द वॉलंटरी हैंडिंग ओवर द राइट्स एंड पॉसिबली द ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी मेंबर, माने एक मेंबर होने के नाते उसका जो भी ड्यूटी था या जो भी राइट था, वो उस कंपनी का मेंबर था ना, क्योंकि वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, शेयर होल्डर था कंपनी का। आज अगर आप टाटा कंपनी का शेयर होल्डर हो, ठीक है, और आप टाटा कंपनी का शेयर किसी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज आप निभाते थे, कल आपकी जगह मिस्टर एक्स अगर मिस्टर वाई को ट्रांसफर करेगा, तो मिस्टर एक्स अगर मिस्टर वाई को ट्रांसफर करेगा, तो सिंपल बात है वही ड्यूटी और वही राइट्स वाई का हो जाएगा। हेलो, यस और नो? हाँ सर, बोलो सर एक बार तो, हाँ ना बोलो, यस और नो? Yes, sir. Okay, sir. The rights and duties of the share transfer happen from a shareholder who wish to not be a member. ठीक है, कौन चाहते हैं कि शेयर ट्रांसफर कर दे? जो अभी और शेयर होल्डर बन के नहीं रहना चाहता, ठीक है, मुझे और नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ठीक है, बहुत हुआ, कुछ इस टाइप का सोचो आप, ठीक है, जो और कंपनी के साथ नहीं रहना चाहता, वो अपना शेयर किसी और के नाम करके जाना चाहता है। तो पर्सन हु विशेस टू बिकमिंग अ मेंबर, thus shares in a company are transferable like any other movable property in the absence of any expressed restriction under the article of the company. अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शन देके गया है, तो फिर कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता इन स्पेशल सिचुएशंस, रेस्ट्रिक्टेड सिचुएशंस। अगर ऐसा है तो फिर ट्रांसफर करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कंपनी का आर्टिकल, जो कंपनी का रूल बुक होता है, ये चीज मैंने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में आप लोगों को काफी डिटेल्स में पढ़ा के रखा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए जहां पर एमओए एंड एओए इसके बारे में काफी डिटेल्स में मैंने चर्चा करके रखा। एक बात मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो लोग ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ कर चुके हो वो रिवाइज करें, और जो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ ड्यू टू एनी रीजन मिस किया है, उनको बेसिक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं तो एक बार समय निकाल के कर लो सर, कर लो, ठीक है। और डाउट जो भी है ऑफलाइन में आके पूछ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि पेंडिंग रखोगे आपको ही दिक्कत बढ़ेगा। एग्जाम के प्रिपरेशन जितना जल्दी कर लो उतना आपके लिए अच्छा है सर, ठीक है। ओके सर, अच्छा, शेयर्स इन ए कंपनी आर ट्रांसफरेबल लाइक अ मूवेबल प्रॉपर्टी
अगर एओए में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। अच्छा, पर्सन इन्वॉल्व इन शेयर ट्रांसफर, नॉर्मली शेयर ट्रांसफर में कौन कौन होते हैं? मैं इन जनरल बातें कर रहा हूं आपके साथ। जिसने मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया था, मैंने कंपनी का एमओए सब्सक्रिप्शन में जो था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ए डिजीज पार्टनर, ठीक है, ट्रांसफरर जो शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, नॉर्मली ये लोग इन्वॉल्व होते हैं जब किसी कंपनी का शेयर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जब कोई अपना शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करता है, ऑब्वियसली एक ट्रांसफरर होंगे, एक ट्रांसफरी होंगे, ठीक है, जो मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया था कंपनी का वो भी होंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी होंगे, ठीक है, और कंपनी चाहे वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो। ये लिस्टेड अनलिस्टेड माने कहाँ लिस्टेड? स्टॉक मार्केट का बात है। लिस्टेड अनलिस्टेड माने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड या स्टॉक मार्केट में अनलिस्टेड। ठीक है, ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी चलेगा सर, चाहे स्टॉक मार्केट पे कंपनी है या स्टॉक मार्केट पे कंपनी नहीं है, ठीक है, तो भी चलेगा। अब आगे पूरा प्रोसीडियर है सर, प्रोसीडियर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स है, एग्जाम में लिखने के लिए भी बहुत आपके लिए फायदा होगा सर। ठीक है, फर्स्टली द ट्रांसफर डीड नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, दैट इज फॉर्म SH4 एंडोर्स्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ये सब आपको कहाँ से मिल जाएगा? एमसीए के साइट से मिल जाता है, ठीक है, या फिर जब किसी कंपनी के थ्रू से होता है ना तो कंपनी के पास सारा डेटा अवेलेबल भी होते हैं। फॉर्म का नंबर क्या है? फॉर्म है SH4 एंडोर्स्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर may not be in the prescribed form, that is form SH4 in the following cases। कभी कभी प्रेस्क्राइब फॉर्म SH4 यूज नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि where director or nominee transfer shares on behalf of another body, corporate under section 187 of the Companies Act, where a director or nominee transfers shares on behalf of a corporation owned or controlled by the central or state government, share transferred by way of deposit as a security for a repayment of any loan or advance if they are made with any of the following। ठीक है, अगर कोई शेयर ट्रांसफर किसी डिपॉजिट के बदले हो रहा है, ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ ए डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपेमेंट करने के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दिया जा रहा है, अगर ऐसा कोई बैंक ने दिया है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, any scheduled bank माने RBI registered bank, any other banking company, financial institutions, central government, state government, या फिर any corporations held by central or state government, trustee who have filed the declaration for transferring debentures, a standard format can be used as instrument of transfer। अगर डिवेंचर ट्रांसफर है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करके कर सकता है। तो बेसिकली मैंने आपको SH4 का एक्सेप्शनल्स बता दिया, SH4 कब यूज नहीं करना है। The instrument of transfer may not be prescribed in the form SH4 in the following cases। ठीक है, ये फॉलोइंग केसेस आपको याद रखना चाहिए जहां पर SH4 का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, गेट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ शेयर्स। अच्छा, जब आप शेयर ट्रांसफर करो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से बोलना चाहिए ना ट्रांसफर के बारे में, इसीलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बोला। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रॉपर नॉलेज जिनको नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का लिंक आप लोगों के पास है तो कर लो, नहीं है मेरे से लिंक ले लो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डेफिनेशंस, पूरा लगातार 4-5 लेक्चर्स है। आप लोग अगर एक हफ्ता टाइम दोगे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो गेट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ शेयर्स, ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ डिवेंचर्स and transfer deed registered either by the transferor and the transferee on or their behalf in accordance with the provisions of the Companies Act 2013। सिंपल बात, ये सब रूल है और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी नोटिफिकेशन इन फोर्स इन द स्टेट कंसर्न, जिस स्टेट में हो रहा है, अगर वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल, किसी दूसरे स्टेट में है तो दूसरे स्टेट, द ट्रांसफर डीड शुड नीड टू हैव स्टैम्प्स। स्टैम्प पेपर होता है ना, डीड पेपर। द प्रेजेंट स्टैम्प ड्यूटी रेट फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर इज 25 पैसा फॉर एवरी 100 रुपीज। कितने का शेयर से? अगर 100 रुपया का 25 पैसा, अब जितना अमाउंट होगा उसके हिसाब से। माने शेयर ट्रांसफर के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, जैसे घर ट्रांसफर के टाइम पे भी होता है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना तब भी होता है, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि एसेट है ना सर, तो एसेट अपने नाम पे करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना पड़ता है। तो नॉर्मली ये रेट चलता है 25 पैसा 100 रुपए में। अब हिसाब लगा लो, 1 लाख का होगा तो क्या होगा, 10 लाख का होगा तो क्या होगा,
1 करोड़ का होगा तो क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना सर। 25 पैसा फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स और पार्ट देयर ऑफ। दैट मीन्स फॉर शेयर वैल्यूड रुपीज 1050, अगर 1050 का शेयर है तो उसका 25 पैसा मैंने 25%, 2.75 उसका होता है स्टैम्प ड्यूटी। 1050 টাকা शेयर होले 2 টাকা 75 পয়সা স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে। अब যতটা ভ্যালুয়েশন হবে তার উপরে। Check that the stamp affixed on the transfer deed is cancelled at the time of or before signing of the transfer deed. A person who gives his signature, name and address as approval for transfer must see the transferor and the transfer is signed. ठीक है, ट्रांसफरर का साइन और ट्रांसफरी का साइन होना चाहिए उस पर्टिकुलर में। शेयर और डिवेंचर ट्रांसफर डीड इन पर्सन, ठीक है, मैंने जिस तरह से एक एसेट ट्रांसफर होता है बस डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारा यही डिटेल्स होना चाहिए। रेलिवेंट शेयर डिवेंचर सर्टिफिकेट or allotment letter with the transfer deed must be attached and sent to the company. In case the application made by the transferor is for partly paid shares, अगर कोई partly paid share transfer कर रहा है, the company has to duly notify the amount due on shares. तो फिर कंपनी नोटिफाई करेगा किसको, ट्रांसफरी को, कि भाई इसका अमाउंट बाकी है। माने सिंपल बात है सर, आप लोग बचपन से ये अकाउंट्स में करते आ रहे हो, ठीक है। एक कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है मानो 10 টাকা, कंपनी किसी बंदे को, मानो मिस्टर ए को, चलो मैं किसी का नाम लेता हूं, मिस्टर नील, नील को आवाज आ रहा है मेरा, और इंकी, ठीक है। यस सर। ओके, तो नील और इंकी यहाँ पर एक ट्रांसफरर है और एक ट्रांसफरी है, ठीक है। एक ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफरी है। तो नील ट्रांसफरर है, इंकी ट्रांसफरी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब कंपनी ने नील को शेयर इशू किया था तो 10 টাকা करके, सॉरी 10 টাকা फेस वैल्यू है, 1 लाख शेयर टोटल इशू किया था नील को। तो नील ने 1 लाख इंटू 10 कितना होता है, टोटल 10 लाख कंपनी को देना था। हेलो, नील को कंपनी को कितना देना था, 10 लाख देना था। बट मानो नील ने ये जो 10 रुपीज करके फेस वैल्यू है इसमें पूरा वैल्यू नहीं दिया था। से फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 + 2 माने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, अभी भी 4 টাকা देना बाकी है। 4 টাকা बाकी है, माने नील का 10 लाख में से 4 लाख बाकी है, 4 लाख ड्यू है। और ये शेयर नील ट्रांसफर कर रहा है इंकी को, कर सकता है, नो इशू, ठीक है। तो इंकी को भी पता होना चाहिए कि हमें जो शेयर मिल रहा है, जो एसेट मिल रहा है, इसका मार्केट में लायबिलिटी है या ड्यू है कुछ। क्योंकि अगर एक बार शेयर ट्रांसफर हो जाए तो आगे क्या होगा, ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफर हुआ है कंपनी उसी को पकड़ेगा ना, भाई तुम्हारे नाम पे शेयर है तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए इन केस द एप्लीकेशन मेड बाय ट्रांसफरर इज फॉर पार्टी पेड शेयर्स, द कंपनी हैज टू ड्यूली नोटिफाई द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स टू द ट्रांसफरी। Also, no objection from the transferee is required within 2 weeks from the date of receipt of the said notice. और इसके बारे में इंकी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, ये इंकी को देना पड़ेगा, किसको, कंपनी को, तभी जाके ट्रांसफर फुलफिल होगा। जब घर का प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तब भी ऐसा देखा जाता है कि अगर घर का कोई लोन है ना, और लोन के लोन चलते चलते आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो जिसको बेच रहे हो ना उसको पता होना चाहिए कि घर का लोन चल रहा है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, पूरा एकदम सिचुएशन बिगड़ जाएगा। ये सब चीज आजकल बहुत देखा जाता है सर, तब जाके एक प्रॉपर एसेट ट्रांसफर हो सकता है, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी एसेट है ना सर। ये शेयर वगैरह क्या है, एसेट है, तो इसके रिलेटेड मैटर को देखना चाहिए। बाकी बस रूल है, affix the same value stamp on a written application if the signed transfer deed has been lost. In this case, the board may register the transfer on specific terms of indemnity as it thinks fit. अगर लॉस हो जाता है कुछ, ट्रांसफर डीड अगर ये हो जाता है तो फिर इंडेमनिटी अमाउंट देना पड़ता है। इंडेमनिटी माने क्षतिपूरण, ओके। इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में
या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या फिर दोनों में होता है बहुत केस में, then the company cannot charge any fee for the registration of transfer of shares and debentures. अगर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो फिर शेयर ट्रांसफर के टाइम पे कोई फी चार्ज नहीं कर सकता कंपनी। और एक बात यहाँ पर नोट देके बोला है सर, a company shall not register a transfer of partly paid share in these two cases. The company has given a notice in form number SH5 to the transferee and the transferee has given a no objection certificate to the transfer within 2 weeks from the date he received the notice from the company. ऐसे केसेस में पार्टली पेड शेयर नहीं दे सकता। बस सिंपल बातें हैं। यहाँ पर प्रोसीडियर का एक फ्लोचार्ट दिया है, प्रोसीडियर फॉर शेयर ट्रांसफर, नॉलेज के लिए काफी वाइटल है सर। कॉपी में जब नोट डाउन करोगे ना तो फ्लोचार्ट को फॉलो जरूर कर सकते हो। स्टेज 1 प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर डीड, माने एक पेपर आएगा डीड पेपर, ऐसे प्रॉपर्टी का डीड होता है वैसा ही। एनी पर्सन प्रेस्क्राइब अथॉरिटी आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है। अथॉरिटी कौन है? आरओसी। शेयर ट्रांसफर करोगे सब आरओसी का काम है, ठीक है। ये सब एमसीए साइड में होता है सर। इनके यहाँ पर जाओगे एमसीए सर्विस में जाओगे, यहाँ पर आपको आरओसी रिलेटेड काम भी दिख जाएगा। डीएससी सर्विस, एलएलपी, एक सेकेंड, नॉर्मली इधर से ही मिलता है सर। डीन सर्विस, एलएलपी नेम, सीआईएम। अच्छा अभी मिल नहीं रहा है, बहुत बड़ा साइट है, बाद में मिलेगा ना, मैं आपको दिखा दूंगा सर कि नॉर्मली फॉर्म वगैरह कहाँ से मिल जाता है, ठीक है। बता दूंगा सर, नॉट अ बिग डील। डाउनलोड करने का भी मौका होता है आजकल, तो ऐसे ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है तब जब आप लोग काम करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि फॉर्म को डाउनलोड करके कहाँ से क्या करना है। तो फिलहाल मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, फिर बाद में जब मुझे मिल जाएगा मैं दिखा दूंगा। क्या है ना, अभी ढूंढने पे टाइम लगेगा। मैं से ही सोचा था कि एमसीए में नॉर्मली मिल जाता है बट अभी नहीं मिला तो फिर छोड़ दिया अभी। अच्छा, तो नॉर्मली एनी पर्सन प्रेस्क्राइब अथॉरिटी कौन है? फॉर्म का आरओसी, ठीक है, ट्रांसफर डेट का। स्टेज 2 में क्या है? ट्रांसफर डेट स्टैम्प्ड बाय आरओसी, फिर एंट्रीज मेड, साइन ट्रांसफर ट्रांसफरी, ठीक है। जरा जो भी एंट्री करना है कर लो, साइन कर लो, कंप्लीटेड कर लो, ठीक है। टाइम लिमिटेड फॉर डिपॉजिट ऑफ ट्रांसफर डेट, ठीक है। लिस्टेड कंपनी है, फर्स्ट क्लोजर ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स एंड डेट ऑफ स्टाम्पिंग प्लस 12 मंथ्स, जिस दिन स्टैंपिंग होगा प्लस 12 महीने के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी के केस में, माने डिपॉजिट करने का टाइम ट्रांसफर का। और अगर अनलिस्टेड है, माने शेयर मार्केट में लिस्टेड अगर नहीं है तो स्टैंपिंग करने के बाद 2 महीना टाइम रहता है, 2 मंथ्स। तो लिस्टेड कंपनी के पास 12 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, और अनलिस्टेड कंपनीज के पास 2 महीने का टाइम है, उसके अंदर आप कर सकते हो। स्टेज 3 में क्या होगा सर? स्टेज 3 में ट्रांसफरी, माने जिसको ट्रांसफर करेगा, माने ट्रांसफरर जिसको शेयर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफरी को एक नो ऑब्जेक्शन लेटर देना पड़ता है कंपनी को कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सब कुछ देख दाख के ही कर रहा हूँ, आई नो एवरीथिंग। अगर कोई कुछ भी बाकी अमाउंट भी है, ड्यू अमाउंट भी, उसका भी मेरे को नॉलेज है, इसीलिए नो ऑब्जेक्शन लेटर ट्रांसफरी से कंपनी लेता है, जो अभी आपको मैं बता रहा था। फिर आता है लास्ट स्टेज, स्टेज 4, जहां पर कंपनी इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, प्लस इशू एंड डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट जिसके नाम पे होगा, प्लस चेंज इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, माने अभी नाम बदल जाएगा ना सर। जैसे अभी कुछ देर पहले आपको मैं एक एग्जांपल करा रहा था अलेक्जेंडर का, वहां पर अलेक्जेंडर से शेयर ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया था? वो रीचा का कजिन के नाम पे, क्या नाम था उनका? रीचा का कजिन का क्या नाम था सर? हाँ, टेस्ले। टेस्ले ना, स्टेस्ले, 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 ठीक है, एग्जैक्टली। बस यही घटना घटेगा और कुछ नहीं। अब जो आपको मैं पहले एग्जांपल्स में बताया
बस उसी का पूरा एक चार्ट के सामने आपके सामने रखा गया है सर। मैंने ये सब इजी है, समझ जाओ तो इजी है, ना समझो तो माथा व्यथा कर देगा, नहीं समझोगे तो माथा व्यथा हो जाएगा, समझ जाओ तो कुछ नहीं है, प्रोसेस है, लॉ है, फॉलो करना है। अच्छा ये देखो सेक्शन 58 रिफ्यूजल, ठीक है, अगर किसी को कुछ भी रिफ्यूज करना है तो फिर वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। स्टेज 4 का है ना, रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कंपनी की तरफ से, कि नहीं रिफ्यूज कर, तो उसका कारण भी देना पड़ेगा कि क्यों रिफ्यूज करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, जैसे यहाँ पर सेक्शन 58 बताता है। इट इज पॉसिबल दैट ए कंपनी में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ये संभव है, कंपनी रिफ्यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 क्लॉज 1। ओके, a private company is required to restrict the right to transfer its shares by providing so in its article। अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मैंने अपने रूल बुक में अगर कुछ कारण मेंशन करता है, प्रॉपर रीजंस, तो मेंशन कर सकता है, और आर्टिकल अगर मना करता है तो ऐसे केसेस में ट्रांसफर करना रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। However, this right to prohibit transfer is not absolute, but it should be reasonable so that it is in the interest of the company। Section 58 contains the procedure which needs to be followed by a company while refusing to register the transfer of securities। It also contains the process of filing appeal against such refusal। The provision of section 58 are stated as under: notice of refusal to be sent। Section 58 subsection 1, if a private company limited by shares, अच्छा ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, लिमिटेड बाय गारंटी होता है, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनीज होते हैं, इनका क्या मतलब है, ये भी बेसिक्स में बताया गया सर, बहुत समय देके बेसिक्स पढ़ाया गया है सर, प्लीज एक बार बेसिक कर लो या रिवाइज कर लो, भूलना नहीं, बेसिक नहीं भूलना। यानी जब जब ये बात होगा ना लिमिटेड बाय शेयर्स, किसी के मन में ना आग जलता होगा कि सर लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, अरे एक बार कर लो ना, फिर भी कुछ मन में डाउट रहे, ऑफलाइन क्लास नेक्स्ट वीक से बताऊंगा, आ जाना और पूछ के चले जाना, ठीक है, डिस्कशन करके चले जाना। So if a private company limited by shares refuses to register the transfer of or transmissions by operation of law of the right to any securities or interest of a member in the company, then the company shall send notice of refusal to the transferor and the transferee, मैंने जो ट्रांसफर करना चाहता है और जो ट्रांसफर जिसको होना था, or to the person giving intimation of such transmissions within a period of 30 days। कितने दिन के अंदर करेगा, 30 दिन के अंदर, from the date on which the instrument of transfer, जिस दिन ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बन गया था, मैंने डीड, इंस्ट्रूमेंट मैंने डीड, ट्रांसफर डीड, स्टैम्प डीड, और द इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी, वो बनने के 3 दिन के अंदर करना चाहिए रिफ्यूजल, कि हमें नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है, इसका इंटीमेशन आप सबको दे दो। ये सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 कंपनी को परमिशन देता है, ठीक है। 58 में रिफ्यूज के और एक चीज बताते हैं, सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट है पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है एज पर 58 सबसेक्शन 2, तो सिक्योरिटीज माने शेयर्स या डिवेंचर्स, सिक्योरिटी सुनने से क्या दिमाग में आएगा, सिक्योरिटी सुनते ही दिमाग में चलेगा शेयर होगा या डिवेंचर होगा एटसेट्रा, ठीक है। सिक्योरिटी वर्ड से ना घबराना नहीं, बहुत स्टूडेंट ना मैं देखता हूँ, शेयर बोलो समझ में आ जाता है, डिवेंचर बोलो फिर भी समझ जाते हैं, सिक्योरिटी बोलने से क्या सिक्योरिटी, ठीक है। अरे सर एक बात आप लोग बार बार भूलना नहीं, एक पढ़ाई होता है एनआईएसएम का, सेबी का ही एक इंस्टीट्यूशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, इस इंस्टीट्यूट का नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। आई होप आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी लोग शेयर मार्केट रिलेटेड पढ़ाई करते हैं एनआईएसएम देना पड़ता है उनको इंडिया में, और शेयर मार्केट रिलेटेड जॉब आजकल बहुत पॉपुलर है सर, आप लोगों में से जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों का ही फ्रेंड लोग करते हैं, आप लोगों में से भी कोई कोई करता है, ठीक है। तो सीए सीएमए के साथ साथ करते हैं, इसमें उनको 2-3 फैसिलिटीज मिल जाते हैं, ठीक है, कि उनको मार्केट का नॉलेज मिल जाता है, ट्रेडिंग कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और साइड बाय साइड अपना सीवी भी बूस्ट हो जाता है, यानी जॉब के लिए बहुत वाइटल है आज के डेट में। अगर आपके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस रहता है ना, तो आपको वैराइटीज ऑफ रोल मिल सकता है बैंक्स में, म्यूचुअल फंड कंपनीज में, अलोंग विथ योर सीएमए डिग्री, ठीक है। तो आप सोच भी नहीं सकते आपका सीवी को किस लेवल में बूस्ट करेगा, यू कांट इमेजिन, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है स्टूडेंट्स को कि कर सकते हो सर, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज आजकल स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज चाहता है, क्योंकि जितना आपके अंदर वर्सेटिलिटी होगा, ठीक है,
उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है सर। सिक्योरिटी मार्केट बहुत बड़ा जगह है और दिन बे दिन इसका वैल्यू बढ़ रहा है। along with your core level chartered accountancy, cost accountancy as well as company secretary पढ़ाई के साथ साथ इवन किसी किसी इंस्टीट्यूट के साथ तो इनका टाई अप भी है, इनका माने टाई अप ये कर ही लेते हैं स्टूडेंट को कराने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बोल के रखा है इसीलिए। अच्छा ठीक है चलो सर, अब समझ गए ना मैं क्यों बोला। 2-3 रीजन है, एक तो आप लोगों को करियर में हेल्प होगा, दूसरा सिक्योरिटी सुनते ही दिमाग में शेयर डिवेंचर का फटाफट आ जाना चाहिए। Okay, sir. As per 58(2), the securities or other interests of any member of the public company are freely transferable. It is provided that any contract or arrangement between two or more persons in respect of transfer of security shall be enforceable as a contract. जो कुछ भी होगा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे होगा, है ना, कि एक बंदा शेयर ट्रांसफर करेगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा। हाँ, अगर कोई कंपनी रिफ्यूज कर रहा है ट्रांसफर करने में तो अपील कर सकते हो आप, माने ट्रांसफरर या ट्रांसफरिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सबसेक्शन 3, द ट्रांसफरी, नॉर्मली ट्रांसफरी के पास ये अपील करने का ताकत होता है। ट्रांसफरी में अपील टू द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द रिफ्यूजल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, और इन केस ऑफ नो नोटिस हैज बीन सेंट बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। सर ये डेट याद रखना, एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 दिन 60 दिन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि 58(3) ट्रांसफरी को मौका देता है कि कंपनी के रिफ्यूजल के अगेंस्ट में जाके आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो क्यों, मैंने बेसिकली अपील क्यों करना कि भाई मेरे को क्यों ट्रांसफर नहीं करोगे, है ना। अपील टू ट्राइब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल बाय पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज। सेक्शन 58(4) क्या कहता है, सेक्शन 58(4) ये कहता है, स्टेट दैट इफ अ पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज refuse to register the transfer of securities within a period of 30 days, 30 दिन के अंदर, from the date on which the instrument of transfer or the intimation of transmission is delivered to the company, the transferee may माने कर सकता है within a period 60 days of such refusal or where no intimation has been received from the company, तब 90 days का टाइम है उनके पास of the delivery of the instrument of transfer or intimation of transmission appeal to the tribunal। माने अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर नॉर्मली 60 दिन या फिर 30 दिन का भी टाइम पीरियड है। अगर कोई इंटीमेशन नहीं मिला तो, इंटीमेशन मिला तो 60 दिन, नहीं मिला तो 90 दिन का टाइम पीरियड है, कंपनी के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। समझ रहे हो सर? हेलो, Yes, sir. 58(5) ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। द ट्राइब्यूनल व्हाइल डीलिंग विद एन अपील, अब ट्राइब्यूनल माने कोर्ट जो मैटर को सॉल्व करेगा। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ना जाएगा सर, हर चीज का एक रिड्रेसल प्रोसीड्यूर होता है, हर प्रॉब्लम का एक ट्राइब्यूनल होता है, नॉर्मली कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोलते हैं उसको। तो ट्राइब्यूनल आएगा अपना ऑर्डर लेके, जैसे कोर्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू 58(5) द ट्राइब्यूनल व्हाइल डीलिंग विद एन अपील में, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, दोनों को सुनने के बाद, आइदर डिसमिस द अपील या फिर और बाय ऑर्डर डिरेक्ट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एंड द कंपनी शैल कंप्लाई विद सच ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days, 10 दिन के अंदर। जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा ट्राइब्यूनल से, direct rectification of the register and also direct the company to pay damages if any sustained by the aggrieved party। जिसके साथ गलत होगा उनको डैमेज देना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। या तो कंपनी डिसमिस कर देगा, सॉरी ट्राइब्यूनल, या तो कंपनी के कारण अगर किसी का कोई भी लॉस होता है वो लॉस भरपाई करना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी या कंपनी का कोई ऑफिसर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर को कंट्रावेन करता है, माने अमान्य, ठीक है, माने मान्य नहीं करता या अमान्य करता है, बंगाली में बोलते हैं ना अमान्य, ठीक है। एज पर सेक्शन 58(6) सबसेक्शन माने 58 सबसेक्शन 6 या ब्रैकेट 6, if a person contravenes the order of the tribunal he shall be punishable with imprisonment जेल होगा 1 साल से कम नहीं, not less than 1 year,
बट मे एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कोर्ट प्रोसीडियर्स एंड एवरीथिंग। और फाइन भी होगा, एंड विथ फाइन कम से कम 1 लाख टका, और फाइन बढ़ के 5 लाख भी हो सकता है। याद रखे सर, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन और 1 से 3 साल का जेल। भुगतो, क्या बोलोगे, जाओगे जेल जाओगे? ओके सर, नहीं जाना है जेल, नहीं जाना है, चलो। लेकिन आप समझ गए ना डेट का इंपॉर्टेंस, डेट का इंपॉर्टेंस, इन बिटवीन टाइम का इंपॉर्टेंस, शेयर ट्रांसफर का इंपॉर्टेंस, और कितना कीमती चीज है ये। ठीक है, कितना कीमती चीज है। ऐसा नहीं कि मतलब मन मर्जी, नहीं सर, देश ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं बनता है इकोनॉमी। आप लोगों को लगता है कोर्स कर लेंगे हो जाएगा, अरे नहीं रे बाबा, कोर्स का इंपॉर्टेंस को समझो। कोर्स करेंगे, अरे कोर्स नहीं, ये कैरियर है। कोर्स करेंगे, अरे कोर्स करके क्या होगा, इकोनॉमी नहीं बनेगा तो। अब देश चलाना है ना, तो देश में कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो बाद में आप ही बोलोगे, मैं ही बोलूंगा, पब्लिक ही बोलेगा कैसा देश चला रहा है, ना जॉब है, ना कंपनी है, ना कुछ है। तो सब कुछ ठीक ठाक होगा, पहले प्रॉपर नियम बनाओ और इस नियम को फॉलो करना सीखो। और इसीलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल दिन बे दिन और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ेगा, इसका कभी कमी नहीं होगा। क्यों? अभी तो इंडिया ग्रोइंग स्टेज में है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, G20 भी आ गया, मीटिंग होगा, दिल्ली है ना, ऑलरेडी कल से चालू होगा। अब आएगा मजा बिड़ू, हाँ जाकिर साहब बोलते हैं ना, अब आएगा मजा बिड़ू। ऐसे मजा तो आ रहा है सर, कि चारों तरफ इंडिया 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 इंडिया, अब तो इंडिया का नाम बदल के भारत भी होने वाला है, देखो क्या करता है। ठीक है, चारों तरफ एक गूंजेगा। लेकिन सर सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलता है। अब फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आएगा, है ना, उनका पैसा आएगा, उनका पैसा आएगा माने कैपिटल रे बाबा, कैपिटल। अब फॉरेन कैपिटल आएगा, क्यों आएगा? जैसे इतना दिन दुनिया का हर काम चाइना में जाता था, ठीक है, अभी भी जाता है। चाइना में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आप देखना, आपके घर पे जितना भी फोन्स है, लैपटॉप्स है ना, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, उसमें मेड इन चाइना होता था। आजकल मोदी जी ने थोड़ा चेंज कर दिया। मोदी जी आने के बाद बोला नहीं नहीं, कंपनी चाइना का हो सकता है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, ब्रांड अमेरिका का है, बना रहा है चाइना का कंपनी। पहले क्या होता था, मेड इन चाइना होता था। अब क्या हो रहा है देखना, बहुत सारे प्रोडक्ट में, आपके मोबाइल में, अगर आपके पास रियलमी, साउमी, ओप्पो, वीवो, अगर आप 2014 के बाद या 17-18 के बाद आपने फोन खरीदा, आप देखना उसमें मेड इन इंडिया लिखा रहता है, लेकिन कंपनी अभी भी चाइना है, कंपनी अभी भी चाइना है। अब सिनारियो बदलने वाला है धीरे धीरे। पहले तो इंडिया में स्किल डेवलप होना चाहिए, इंडिया का लॉ क्लियर कट होना चाहिए, स्पेशली कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ, सिक्योरिटी या शेयर मार्केट लॉ। क्यों? क्योंकि ये जितना क्रिस्टल क्लियर होगा और जितना ऑथेंटिक होगा, शेयर होल्डर को सुविधा देगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को सुविधा देगा, तभी वो लोग पैसा लाएगा, मार्केट में लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। आपको लगता है लॉ पढ़ के क्या होगा? अरे भाई, लॉ पढ़ के ही तो सब कुछ होता है। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो पहले ये नहीं देखता कि इंडियन इकोनॉमी में दम कितना है, दम देख तो लेता है, पर उसके बाद उसके मन में डर काम करता है कि भाई ठीक है, पहले देश का नियम तो जान ले। आपका पैसा अगर आप फॉरेन कंट्री में रखने जाओगे, तो आप उस देश का नियम को जानोगे कि नहीं जानोगे? हेलो, प्लीज मेरा बात का जवाब देना। अगर आप आपका पैसा या इंडियन कंपनी जब फॉरेन में पैसा लगाने जाते हैं, तो आप जब कंट्री में पैसा लगाओगे, जानोगे नहीं उस कंट्री में नियम क्या है, आपका पैसा चाइना क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा, अब नहीं जानोगे? प्लीज बताओ सर, जवाब देना सर, यस और नो? यस सर। Yes. जानना जरूरी है, तो यही तो काम है। अब आप लोग सोचते रहते लॉ पढ़ना पड़ेगा, कौन से टॉपिक से कितना नंबर आएगा? अरे भाई, नंबर को गोली मारो,
नंबर को गोली मारो, जानो, इतना जानना है कम पड़ जाएगा। प्लीज बात का बिलीव करो सर, आपका इंटरेस्ट लेवल दोगुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, नहीं तो ना सब सूखा हो जाएगा। सूखा माने वो बात नहीं बनेगा। प्लीज, ऐसे नहीं बनता है प्रोफेशनल्स। कोड स्टफ नहीं होता, प्रॉब्लम इंटरेस्ट क्रिएशन में है, मजा नहीं आता है। मजा लाओ सर, खुशी लाओ, अंदर खुशियां लाओ पढ़ाई का। तब देखना मेरा भी जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है, खुद ही सब जानने के पीछे भागोगे। यही चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं चाहता कि आप लोग इतना इंटरेस्ट क्रिएट करो ना कि आपको कौन रोके। मैं आपको 4 चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको है। ऑब्वियसली टीचर स्टूडेंट को बनाता है, बट अगर स्टूडेंट खुद नहीं बनना चाहेगा तो कैसे बना देगा कोई। चलो सर, मैं बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस बताने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, कितना सारा नियम है, और नियम अगर क्लियर कट होगा तो देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहतर ही होगा सर। इसीलिए आपको डिटेल्स में जानना है, ठीक है, कि किस केस में क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन क्या है। लॉ इस तरह से हम सबको हेल्प करता है। ठीक है, तो 58(3) ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। ठीक है, अच्छा, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर का पूरा शॉर्ट में दे दिया। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद इन रीजन, विद रीजंस कि क्यों रिफ्यूज किया। कंपनी के लिए है कि भाई क्यों रिफ्यूज किया रजिस्टर करने में, क्यों ट्रांसफर नहीं होने दिया। अपील टू ट्राइब्यूनल इन 30 to 60 days, कौन, ट्रांसफर ही अपील करेगा 30 से 60 दिन के अंदर। ट्राइब्यूनल उसका अपील को डिसमिस भी कर सकता है, या फिर ऑर्डर दे सकता है 10 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दे और अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई कर दे। पब्लिक कंपनी है, मैंने स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, तो कांट रिफ्यूज विदाउट सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज ना हो तो रिफ्यूज कर ही नहीं सकता। अपील टू ट्राइब्यूनल इन 60 to 90 days, ट्रांसफर ही। ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, या तो अपील डिसमिस कर देगा अगर कोई प्रॉपर सिचुएशन नहीं मिला, तो प्रॉपर रीजन ना मिला तो डिसमिस कर देगा, या फिर ऑर्डर देगा कि ट्रांसफर करो 10 दिन के अंदर, या फिर रेक्टिफाई करो साथ में रजिस्टर में, जहां पर शेयर होल्डर का नाम लिखे थे कि भाई ये शेयर होल्डर है, ये इनके नाम पे शेयर है कंपनी में। सब कंपनी का शेयर होल्डर का नाम दिखता है सर रजिस्टर में, बीएससी के अंदर, बीएनएससी के अंदर। मैं दिखाऊंगा एक दिन आप लोगों को ये कैसे शेयर होल्डर का नाम दिखता है। वैसे बहुत लंबा लिस्ट होता है, ढूंढना मुश्किल है, बट नाम दिखता ही है, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, माथा खा रहे हो आप, माथा खराब कर दे रहे हो। अरे अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा चलो, हो गया ना, पूरा डिटेल्स बोल दिए, सेक्शन 58 के साथ बोल दिए, सेक्शन 58 के साथ बोल दिए। ओके, यहाँ पर पेनल्टी का नहीं है, तो कंपनी का पेनल्टी था। ठीक है, आप पेनल्टी का जो मैंने आपको अभी पढ़ा है ना, यहाँ से ये वाला फॉलो करना सर, वो वाला शायद थोड़ा सा मिसमैच है, आप ये वाला पेनल्टी का फॉलो करना। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी, एक सेकेंड, कहाँ बताया मैंने, ये वाला जो अभी मैंने आपको बोला, कंपनी के लिए जो लागू होता है 1 लाख से 5 लाख तक का, ये रूल अभी फॉलो है। ठीक है, आप लोगों के लिए यही एप्लीकेबल है। अब दूसरा जो भी नियम है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पेनल्टी का ऐसे लिस्ट है, कंपनी के लिए 25,000 से मैक्सिमम 5 लाख, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ सर, ये पेनल्टी का लिस्ट को मैं बाद में आपको फ्रेश करके बताता हूँ, मतलब ये नोट्स के अंदर। बाकी मेन स्टडी नोट्स के अंदर जो है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, तो मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसफर ट्रांसमिशन का आइडिया दे दिया। ठीक है, ट्रांसफर क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, कुछ केस लॉ भी आपने पढ़ लिया, सेक्शन 58 का भी आपने पढ़ लिया। 59 बेसिकली क्या कहता है, 59 रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोलता है कि आप अपने
रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को, माने मेंबर का जो लिस्ट है उसको रेक्टिफाई करो, दैट इज सेक्शन 59। ठीक है, तो उसमें ट्राइब्यूनल जैसे बता, ट्राइब्यूनल ने जैसे जब ऑर्डर दे दिया तब आप उसको रेक्टिफाई कर दो, मेंबर लिस्ट का नाम वगैरह सब कुछ रेक्टिफाई कर दो, वही चीज आपको 59 बताता है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ सर, तो सेक्शन 59 क्या बताता है, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है सर नॉर्मली। तो सेक्शन 59 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड दिस प्रोविजंस आर स्टेटेड एज अंडर अपील बाय एग्रीड पर्सन। नॉर्मली जिनके साथ खराबी होता है वो अपील कर किया था ना, so according to section 59(1), if the name of any person is without sufficient cause, ठीक है, without proper reasons entered in the register of member of a company, or after having been entered in the register is omitted therefrom, register करने के बाद किसी कारण से वहां से हटा दिया गया, ठीक है, और if a default is made or unnecessary delay takes place in entering in the register, the fact of any person having become or ceased to be a member, ठीक है, माने या तो वो मेंबर अभी है नहीं या फिर वो मेंबर से मेंबरशिप से उसको नाम हटा दिया गया, तो then the person aggrieved, जिसके साथ खराब हुआ है, धोखा हुआ है, or any member of the company or the company may appeal in such form as may be prescribed to the tribunal or to a competent court outside India, even इंडिया के बाहर भी कर सकता है, जैसे कि सिंगापुर ट्राइब्यूनल होता है सर, ठीक है, सिंगापुर ट्राइब्यूनल होते हैं, वहां पर भी आर्बिट्रेरियल केसेस वगैरह डील किया जाता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल कंपनीज के केस में स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर पैसा लगाते हैं उनके लिए वो चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी या ट्राइब्यूनल पे भी बोल सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि दुनिया भर का लोग इंडिया में पैसा तभी न लाएगा जब इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस पक्का बनेगा, और इसीलिए 2013 कंपनीज एक्ट को इतना सुंदर करके बनाया गया है ताकि दुनिया को भरोसा हो देश के नियमों पे, तब जाके वो अपना कैपिटल फ्लो करेगा। फिर क्या कहता है सर, 59 subsection 2 states that the tribunal may, after hearing the parties of the appeal by order, either dismiss the appeal or आपको डायरेक्ट करेगा that the transfer or transmission shall be registered by the company within a period of 10 days of the receipt of the order। वही बात, direct rectification of the record of the depository or the register, and in the latter case direct the company to pay damages if any sustained by party aggrieved। रेक्टिफिकेशन के लिए बोला। फिर जब आप वोटिंग राइट्स भी आ जाएगा, शेयर होल्डर होने से नॉर्मली वोटिंग राइट आता है ना सर, तो सेक्शन 59 सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59 शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ए होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज टू ट्रांसफर सच शेयर्स और सिक्योरिटीज। फर्दर एनी पर्सन एक्वायरिंग सच सिक्योरिटीज शैल बी एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स अनलेस द वोटिंग राइट्स हैव बीन सस्पेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। अगर वोटिंग राइट सस्पेंड नहीं करेगा तो वोटिंग राइट रहेगा, जिसको भी ट्रांसफर किया जाएगा उसका वोटिंग राइट रहेगा। अगर किसी कारण से कोर्ट ने सस्पेंड किया है तो अलग बात, बट वोटिंग राइट्स नॉर्मली रहता है। यही बात आपको खुलकर बताया गया 59 पे। यानी इवन रेक्टिफिकेशन भी ठीक ठाक से करना चाहिए कि कौन मेंबर था, कौन ट्रांसफर किया, किसके नाम पे किया, किसके अगर गलती से किसी का नाम आ गया था, अगर ओमिट हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, सब ठीक करो। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी का है। अकॉर्डिंग टू 59(4), where the transfer of share or securities is in a contravention of any of the provision of Security Contract Act 1956 या फिर सेबी एक्ट 1992। जो लोग कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है वो लोग एग्जीक्यूटिव में ही ये लॉ पढ़ता है। इसके लिए दो लॉ का अलग पेपर होता है सर, एक सिक्योरिटी लॉ के नाम पे जाना जाता है और एक उसी के अंदर आता है बेसिकली। और जो लोग CA/CMA का पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए उनको फाइनल में पढ़ना पड़ता है ये लॉ, सिक्योरिटी लॉ एंड सेबी लॉ, ठीक है, याद रखना बात को। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर कि अगर आप सिर्फ कंपनी लॉ ही नहीं, अगर कॉन्ट्रावेंट सेबी लॉ भी हो रहा है या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ जो पुराना था 1956 का वो भी अगर कॉन्ट्रावेंट हो रहा है, और दी कंपनी से 2013 और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, द ट्राइब्यूनल में on an application made by depository माने NSDL और CDSL जिनके पास एक्चुअली डीमैट अकाउंट वगैरह होता है, कंपनी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक ब्रोकिंग फार्म, ब्रोकिंग कंपनीज जिनके थ्रू से हम लोग शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस, द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज और द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड माने सेबी डायरेक्ट माने परमिशन देता है या बोलता है
direct any company or a depository to set right the contravention and rectify its register or record consent. ठीक है, मैंने बेसिकली शेयर होल्डर का डिटेल्स प्रॉपरली रेक्टिफाई करो, ये डायरेक्ट करता है थ्रू ट्राइब्यूनल। ये 59 ने कहा। तो 58 क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 58 बेसिकली रिफ्यूजल का पॉइंट था, ठीक है, अगर कंपनी रिफ्यूज करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। 59 बेसिकली जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। और बाकी 56 एंड 57, ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसफर के बारे में बात करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सामने वाला केस में। ऐसे ऑलरेडी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग पार्ट बता दिया। 56 क्या है, डील्स विद ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द कंपनी, ये 56 कहता है, ठीक है। बस प्रोसेस ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, है ना, प्रोसेस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, टाइम पीरियड भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यही सिस्टम आपको फॉलो करना है। ये 56 का बात है। अब 56 का एक एग्जांपल आपको मैं पढ़ा देता हूं, चलो। हिमांशु हैज रिसीव्ड द नोटिस from Chaitanya Progressive Books Private Limited on 7th August 2019, intimating that Shefali has submitted a transfer deed duly signed by her for transfer of 500 partly paid shares. ध्यान से सुनना, partly paid माने ₹6 पेड हुआ है आउट ऑफ ₹10 फेस वैल्यू, माने 10% में से 6% पे हुआ है, 4% अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हिमांशु हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 7th August 2019 इंटीमेटिंग दैट सेफाली, मैंने बता रहा है, द सेफाली हैज सबमिटेड अ ट्रांसफर डीड ड्यूली साइंड बाय हर फॉर ट्रांसफर ऑफ 500 पार्टली पेड शेयर, जिसका 6% सेफाली ने पे करके रखा था, 10% पर शेयर के जगह, ठीक है, इन हिज नेम। हिमांशु कौन है, जिसको एक्चुअली शेयर ट्रांसफर होगा, माने ट्रांसफरी must raise his objection to the proposed transfer of partly paid share latest by 21st August। 7 तारीख को हुआ है, तो 21 तारीख के अंदर, ठीक है, 21 तारीख के अंदर अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताना चाहिए, नहीं तो एनओसी भी दे देना चाहिए कंपनी को, नहीं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ रहे हो सर? इसके बारे में आपको पहले भी एक केस बोला था, ये एक दूसरा केस आ गया। और क्या बताया आपको, रिचा डैनियल का केस तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ऐसे ही होता है ट्रांसफर ट्रांसमिशन। तो 56 ट्रांसफर के बारे में बात किया, 57 बोला मैं आपको। अच्छा 57 का एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको, एक सेकेंड। पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा पहले बोला था, माने अगर कोई धोखे से फ्रॉडुलेंटली contains provision related to punishment for personation of shareholder if any person deceitfully personate, किसी को deceit करना, as an owner of any security of interest in a company or as an owner of any share warrant or coupon। warrant क्या होता है, शेयर वारंट नॉर्मली कंपनी अपने शेयर होल्डर को इशू करता है, बट ये अभी नहीं दिया जाता, ये फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलता है। अगर किसी के पास शेयर वारंट होता है या कूपन होता है, वो कूपन लेके जब बाद में कंपनी के पास वो बंदा आता है ना, और शेयर वारंट ट्रांसफरेबल होता है, जिसके पास वारंट होगा वो कंपनी के पास आके अपने नाम पे शेयर ले सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट एज ए ओनर ऑफ एनी शेयर वारंट और कूपन इशूड इन परसेंस ऑफ द कंपनी से 2013, तो अगर कोई किसी दूसरे का चीज अपने नाम पे जबरदस्ती लगा रहा है, ठीक है, उसको पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डिंग बोलते हैं। thereby obtains or attempts to obtain any such security, माने चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो और इंटरेस्ट हो, of any such share warrant or coupon, or receives or attempts to receive any money due to any such owner, such person shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years, and with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees। तो अगर कोई किसी का शेयर अपने नाम पे गलत तरीके से किसी को चीट करने के लिए, ठीक है, डिसिटफुली पर्सनेट करना चाहता है, पर्सनेशन का मतलब यही होता है। ये जो इंग्लिश में पर्सनेशन वर्ड अब लिखो क्या बोलता है, देखो
पर्सनेशन और इम्पर्सनेशन, इसमें थोड़ा फर्क होता है। पर्सनेशन एक लीगल वर्ड है नॉर्मली, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट्स अ लीगल वर्ड। पर्सनेशन rather than impersonation is a primarily legal term meaning to assume the identity of another person with intent to deceive। किसी को हराने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए किसी और का आइडेंटिटी लेना कि वही मैं हूं, इस तरह का, तो ये लीगली यूज होता है सर। तो पर्सनेशन करना, शेयर होल्डिंग का पर्सनेशन करना गलत है, और इसमें अगर आप फंस जाते हो या पकड़ जाते हो, आपको 1 से 3 साल का जेल और 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, ये 57 बताता है। दैट्स द केस। समझ गए सर? और एक बात, और एक बात, अच्छा 2-3 बात छूट गया मेरे से। जैसे फॉर्ज ट्रांसफर, फॉर्ज ट्रांसफर माने फॉर्जरी, माने जिसको करना चाहिए था उसको नहीं किया, या फिर किसी तरह से। ए फॉर्ज ट्रांसफर इज अ नलिटी एंड इज नॉट लीगली बाइंडिंग, माने बेसिकली वॉइड हो जाएगा। वॉइड बने ये हो नहीं सकता। फॉर्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन ए कंपनी इफेक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, माने बेसिकली ट्रांसफर डीड कंटेनिंग फॉल्स सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर, माने किसी ने किसी का साइन नकल करके, ठीक है, किसी का साइन नकल करके किसी और का चीज बेच दिया, फॉल्स सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर। ये बहुत ही खतरनाक क्राइम है सर। Is it possible for a transferee of false transfer to acquire ownership of shares contained in the instrument transfer? Instrument माने basically transfer deed, share transfer. The answer is no, नहीं सर। Forged transfer, signature नकल करके अगर कोई किसी का शेयर किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हो भी जाए ना, तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये कभी भी परमिसेबल नहीं है। एट द सेम टाइम द ट्रांसफर हु इज द रियल ओनर continues to be the shareholder, and accordingly the company can be forced by him to delete the name of the transferee and to restore his name as owner of share in the register of member। अगर कोई इस तरह से धोखा से करता भी है ना, तो उसका नाम हटा के, जिसको भी गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है या जिसने ट्रांसफर किया गया, सपोज नील के नाम पे कंपनी में शेयर था, नील के नाम पे शेयर है, नील का कोई फ्रेंड है जो, या नील के कंपनी का जो सीएस है, नॉर्मली ऐसा होता है सर, नील के कंपनी में कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, वो नील कौन है, नील इज अ प्रोमोटर, ठीक है, नील के पास शेयर होल्डिंग है। तो कोई ऑफिसर क्या करेगा, नील का साइन को डुप्लीकेट करके किसी और के नाम पे शेयर ट्रांसफर करेगा, ठीक है, सपोज अयन को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या अगर फॉर्जरी किया तो ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। ये ट्रांसफर कोर्ट ऑफ लॉ में कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा, ये लीगली बाइंड कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं सर? इट्स अ नलिटी, इट्स अ नलिटी। What will happen if the transferee of first transfer the share to another buyers? माने मानो नील ने अयन को दिया गलत तरीके से, माने नील का शेयर किसी ऑफिसर के थ्रू से गलत तरीके से अयन को मिल गया, और अयन उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा? If the transferee of false transfer the share to another buyer who does not know about the forgery, and the company also register the transfer in the name of the new buyer and endorses the share certificate. In fact, the company cannot deny the ownership right of new genuine buyer, but it can also not deny the ownership right of original shareholder, because false transfer is a void ab initio, and therefore void ab initio ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया जाता है सर। जो जिसका स्टार्टिंग ही गलत है वो शुरू से ही तो void है, and therefore the company has to restore his name. By restoring the name of the original shareholder, the company may be asked to compensate the new genuine buyer to exercise the good faith in purchasing the share। तो ये कंपनी का प्रॉब्लम है, उसको न्यू जेन्युइन बायर, उसका तो कोई गलती नहीं था, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। एज अ रेमेडी द कंपनी में गेट इटसेल्फ इंडेमनिफाइड बाय द फर्स्ट ट्रांसफरी। कंपनी को क्षतिपूर्ति करना है, इंडेमनिफाई माने क्षतिपूरण, ठीक है, indemnified by the first transferee who used to forge instrument, उसके ऊपर कंपनी जाएगा, ठीक है, and transfer to get the share transferred in his name। सिंपल बात, माने ओरिजिनल ओनर को ही उसका शेयर मिलेगा। न्यू जो जेन्युइन बायर है उनके साथ धोखा हुआ है, तो न्यू जेन्युइन बायर का धोखा का प्रॉब्लम कंपनी को ही सुधारना पड़ेगा।
ये कंपनी का ही काम है सर, कंपनी को सब चीज देखना पड़ेगा। गलत क्यों होगा? गलत होगा तो आपको आपके ऊपर ही आएगा, कंपनी के ऊपर ही आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट था फॉर्स ट्रांसफर के केस में। 56 के अंदर ये सब मैटर डील किया गया है। बाकी आपको मैंने सारा पॉइंट डील कर दिया। अगर सेक्शन 56 टू 59 को पढ़ने के टाइम पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में ना आए, ठीक है, या आपके दिमाग में नहीं जाए, आप जरूर उसको पढ़ने के बाद, क्लास को सुनने के बाद अगर कोई भी डाउट क्रिएट हो, आप उसको राइट डाउन करें, उसको नोट करें, ठीक है, और मेरे को आके पूछ ले, ठीक है, मेरे को आके पूछ ले, या फिर ऑनलाइन में भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बट जो लोग ऑफलाइन आ सकते हो वो ऑफलाइन में पूछ लेना। ओके सर, ये था आज का शेयर ट्रांसफर ट्रांसमिशन का डिस्कशन, सेक्शन 56 से लेके 59 का डिस्कशन, ठीक है। यस सर। ओके Yes, sir. ओके सर, ओके फिर गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. बाय सर।